नमस्कार। सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। आज बात करेंगे चित्रकूट, रायपुर दक्षिण, नवागढ़, दंतेवाड़ा विधानसभा सीटों की। यहाँ चारों सीटें जो है इस विधानसभा चुनाव में हाई प्रोफाइल सीटें मानी गई है। बस्तर जिले की चित्रकूट विधानसभा सीट पर कांग्रेस के युवा नेता और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज किस्मत आजमा रहे हैं। उनके सामने भाजपा के विनायक गोयल। दीपक बैज 2 बार विधायक रह चुके हैं और वर्ष 2019 में बस्तर से जो है लोकसभा का चुनाव भी जीत चुके हैं। 2018 में चित्रकूट में 80.71% मतदान हुआ था, तो वहीं 2023 के विधानसभा चुनाव में चित्रकूट में जो है 81.76% मतदान हुआ। ये पिछली बार से 1% ज्यादा है। रायपुर नगर या रायपुर दक्षिण भी हाई प्रोफाइल सीट है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और भाजपा के बड़े नेता ब्रजमोहन अग्रवाल एक बार फिर चुनावी मैदान में है। ब्रजमोहन अग्रवाल लगातार 7 बार चुनाव जीत चुके हैं। वो 1990 में पहली बार विधायक बने थे। अग्रवाल के सामने कांग्रेस से महंत रामसुंदर दास को टिकट दिया गया है। रामसुंदर दास गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष है और 2 बार विधायक रह चुके हैं। इस सीट पर पिछली बार ब्रजमोहन अग्रवाल जीते थे। उस वक्त यहाँ 60.50% मतदान हुआ था और इस बार यहाँ 60.20% मतदान हुआ। बेमेतरा जिले की नवागढ़ विधानसभा सीट पर भी रोचक मुकाबला है। यह वर्तमान में मंत्री और सतनामी समाज के जगत गुरु रुद्र कुमार के मुकाबले भाजपा ने पूर्व मंत्री और 3 बार से विधायक दयाल दास बघेल को टिकट दिया है। कांग्रेस के रुद्र कुमार युवा नेता है और उनका समाज में अच्छा प्रभाव है। पिछले चुनाव में यहां से कांग्रेस के गुरुद्वाल सिंह बंजारे जो है जीते थे और यहां 73.10% मतदान हुआ था। इस बार 75.95% मतदान हुआ है। मतदान के बढ़ने का फायदा किससे मिलेगा और ये 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। दंतेवाड़ा में महेंद्र कर्मा के पुत्र छविंद्र कर्मा को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। महेंद्र कर्मा की झीरम घाटी कांड में नक्सलवादियों ने जो है निर्दयता पूर्वक उनकी हत्या कर दी थी। इस सीट से कांग्रेस ने पिछली बार महेंद्र कर्मा की पत्नी देवती कर्मा को टिकट दिया था, लेकिन इस बार उनके पुत्र छविंद्र कर्मा पर यहां पर पार्टी ने भरोसा जताया है। छविंद्र कर्मा उस वक्त सुर्खियों में आए थे जब पिछले चुनाव में उन्होंने अपनी मां की मुंह खिलाफत की थी। पिछले चुनाव में यहां पर जो है 48.92% मतदान हुआ और इस बार सबसे दिलचस्प यह है कि इस बार जो है यहां पर 69.88% मतदान हुआ, जो कि पिछले बार के मुकाबले लगभग 21% ज्यादा है। इस कारण यहां पर मुकाबला जो है काफी ज्यादा रोचक है। यहां भाजपा से चैतराम अटामी को टिकट दिया गया है और इस प्रकार से जो है यहां पर ये प्रत्याशियों के नाम हमने आपको बताया कि बीजेपी से कौन है, कांग्रेस से कौन है और हाई प्रोफाइल सीटें जो है मानी जाती है। 4 सीट चित्रकूट, रायपुर, नवागढ़, दंतेवाड़ा। तो मुझे लगता है कि सर्वत्र भूपेश बघेल की सरकार के खिलाफ में वातावरण है। एक बार फिर से जनता की निगाहें जो पुरानी बीजेपी की सरकार थी माननीय मोदी जी की तरफ है कि पूरे प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो, लोगों के हितों में काम हो, जो 5 वर्ष तक रुका रहा और जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब रही और जिस तरीके से लोगों को लाभ नहीं मिला, डेवलपमेंट नहीं हुआ, उस आधार पर दंतेवाड़ा भी मैं कह रहा हूं। और साथ ही साथ आप यदि रायपुर शहर की बात करें, शहर में तो और बड़ा आक्रोश है कांग्रेस के खिलाफ में, नगर निगम की इनकी पद्धति के खिलाफ में। तो मुझे लगता है दिक्कत नहीं है। रायपुर शहर की चारों सीटें जीतेंगे और दंतेवाड़ा भी हम जीतेंगे। चित्रकूट, नवागढ़ और दंतेवाड़ा में वर्तमान में कांग्रेस के विधायक हैं और जिस प्रकार से प्रदेश में कांग्रेस के प्रति रुझान दिख रहा है जनता का और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार के जो काम है 5 साल के और कांग्रेस का घोषणा पत्र है, इस पर जो भरोसा जनता ने की है, तो इस बार फिर चित्रकूट, दंतेवाड़ा, नवागढ़ और दक्षिण विधानसभा में भी कांग्रेस के प्रत्याशी ऐतिहासिक मतों के साथ जीत दर्ज कराएंगे और पूरे प्रदेश में कांग्रेस फिर सरकार बनाने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी इन चारों विधानसभा में कहीं भी नजर नहीं आ रही है। और निश्चित तौर पर इस प्रदेश में जो विश्वास भूपेश बघेल सरकार के प्रति जनता का रहा है वो दिन दिन बढ़ा है और कांग्रेस घोषणा पत्र लोगों को अपने आने वाले भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए बेहतर लग रहा है और जनता ने भरोसा किया और बढ़ चढ़ के मतदान में हिस्सा भी लिया। चलिए, तो चित्रकूट, रायपुर, नवागढ़, दंतेवाड़ा से क्या कुछ समीकरण सामने निकल कर आ रहे हैं, किस पार्टी में जो है यहाँ पर कड़ा मुकाबला देखा जाएगा, इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आपसे उनका परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अनुभव शुक्ला जी जुड़ चुके हैं।
बीजेपी से एतराम साहू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही नागेंद्र वर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में। सबसे पहले हम बात करेंगे चित्रकूट विधानसभा सीट की और सबसे पहला सवाल एतराम जी आपसे। कांग्रेस का गढ़ माना जाता है चित्रकूट, 2013 के पहले बीजेपी का गढ़ माना जाता था, लेकिन जब से जो है दीपक बैज यहाँ पर आए हैं कहीं ना कहीं बीजेपी की मुसीबतें बढ़ती नजर आ रही है। इस बार क्या लगता है आपको चुनाव में? अस्मिता जी, परिवर्तन जो है वो संसार का नियम है और परिवर्तन होते रहता है। जिनका कार्यकाल अच्छा रहा, जनता निश्चित रूप से उसको आशीर्वाद देती है और कई बार जनता ये चाहती है कि हम थोड़ा सा बदलाव करके देखें। इस बार बदलाव के बहुत सारे कारण हैं, जैसा कि 1% वोटों का जो बढ़ोतरी हुआ है, और जैसा कि हम सबका मानना होता है कि जहां जहां वोटों का प्रतिशत बढ़ता है वो सत्ता परिवर्तन की लहर है। और निश्चित रूप से इस बार महिलाओं का ज्यादा मतदान होना, ठीक है, और युवाओं का रुझान ज्यादा होना इस बात के लिए इंगित करता है कि परिवर्तन होने वाला है। और जनता का मत और अभिमत वहां 7 नवंबर को मत पेटियों में बंद हो गया है। 3 तारीख को मत पेटियां खुलेंगी और निश्चित रूप से जो बढ़ोतरी हुआ है उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। विनायक गोयल को आपने टिकट दिया है। बात करूं दीपक बैज की तो काफी ज्यादा लोकप्रिय, जैसा कि मैंने जिक्र किया, युवा नेता है और जनता काफी ज्यादा पसंद करती है, उन्हें उनके कामों को पसंद करती है। लोकसभा की सीट भी वो जीते हैं, तो ऐसे में काफी ज्यादा टफ मुकाबला है। क्या चुनौती आपको लग रही है कि क्या चुनौती आ सकती है? विनायक गोयल जी भी युवा चेहरा हैं और दीपक बैज जी का विधायकी और सांसदी दोनों कार्यकाल वहां की जनता देख चुकी है और जनता परिवर्तन चाहती है। निश्चित रूप से विनायक गोयल जी के पक्ष में वहां का माहौल है और जब भी ऐसा स्थिति आता है, दोनों युवा चेहरे हैं और नए चेहरे को लोग आजमाना चाहते हैं, इसलिए विनायक गोयल अनुभव जी से जवाब लेंगे। अनुभव जी, आपने सुना हमारे बीजेपी प्रवक्ता को, वो कह रहे हैं कि जनता इस बार जो है परिवर्तन चाहती है। क्या लगता है, परिवर्तन होगा? सबसे पहले तो आप और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। एतराम साहू जी को, बड़े भाई को, नागेंद्र जी को भी मेरा नमस्कार। देखिए, चित्रकूट विधानसभा की आप बात करेंगे तो वहां पे यशस्वी एक कैंडिडेट पहले से मौजूद है जो विधायक भी रह चुके हैं और जैसा आप लोग दोहरा चुके हैं कि वो सांसद भी रह चुके हैं। उन्होंने जब से वहां पे पदभार संभाला है, उन्होंने वहां की जनता के लिए हित में काम किया है। मैं एक उदाहरण भी देता हूं आपको। उन्होंने पहली बार विधायक बनने के बाद उन्होंने ऐसे ऐसे गांव तक बिजली पहुंचाई, पानी पहुंचाया, जहां उसके पहले, उनके विधायक बनने के पहले तक नहीं पहुंच पाया था। जनता के बीच में जो उनका जुड़ाव है, जनता से जो उनका कनेक्ट है, जनता जो उनकी बातों से, जनता जो उनके कर्मों से, जनता जो उनके विचारों से, जनता जो उनकी रीति से, जनता जो उनकी नीति से जुड़ती है, वो इतना मजबूत बुनियाद है कि जिसको कोई भी आ जाए उसको हिला नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने जनता के लिए काम किया। और यही विश्वास जो जनता का श्री दीपक बैज के साथ है, इसी का ये नतीजा है कि आज वो प्रदेश अध्यक्ष है और इतने युवा होने के बावजूद इतने बड़े नेता हैं, क्योंकि वो कर्मठ हैं, काम करते हैं, लोगों के हित में काम करते हैं। और यही चीज 3 दिसंबर को मत पेटियां जब खुलेंगी तो यही जो बात है जनता के सामने आएगी कि श्री दीपक बैज जी किस प्रचंड बहुमत के साथ वहां पे दोबारा अपने जीत का परचम लहराएंगे। तो 3 तारीख को ही पता चलेगा कि जनता जो है किसे पसंद करती है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र जी है। नागेंद्र जी, अगर हम चित्रकूट विधानसभा की बात करें तो क्या कुछ समीकरण निकल कर आ रहे हैं? क्योंकि देखिए 2013 तक बीजेपी का अच्छा खासा वर्चस्व रहा, लेकिन तो 2013 के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी का इस विधानसभा से सफाया होता गया। इस बार क्या लग रहा है, किस तरह के समीकरण सामने निकल कर आ रहे हैं? देखिए, ये समझ लीजिए कि चित्रकूट विधानसभा जो है बस्तर जिला मुख्यालय और संभाग मुख्यालय के सबसे निकटतम विधानसभा क्षेत्र आप मान सकते हैं और इसका एक पर्यटन आकर्षण है, जिसके कारण ये हर तरफ जाना पहचाना जाता है अपने चित्रकूट जलप्रपात के कारण। और इस क्षेत्र में जो विकास की असीमित संभावनाएं थी वो एक लंबे समय से अटकी हुई थी राज्य बनने के बाद। तो मुझे लगता है कि बीजेपी ने जब इस क्षेत्र में वो काम नहीं करके दिखाया, इसलिए ये सीट जो थी वो कांग्रेस के पाले में गई थी। और दीपक बैज जो हैं बहुत ही मिलनसार, युवा, ऊर्जावान थे। हम लोगों ने विधानसभा में उनका परफॉर्मेंस देखा था कि वो क्षेत्र के जनता के हित की बात करते हैं और संभवतः इसी के कारण उन्होंने लगातार यहाँ जीत का परचम बनाए रखा और बाद में वो सांसद भी बने। जी
चुनाव में परिस्थितियां जो है ना कुछ बदलती सी भी लगती है, क्योंकि संघर्ष कांटों का है। जी यहाँ पर जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनके बारे में भी हम सुन पा रहे हैं कि उनका जो है यहाँ पे लोगों के बीच पकड़ अच्छी है, उनकी अच्छी छवि है। और कुछ क्षेत्रों में जो वहाँ के जो संवाददाता है बस्तर में जो काम कर रहे हैं, उनसे फीडबैक मिलता है कि कहीं नाराजगी भी है थोड़ी सी इनसे, कांग्रेस के प्रत्याशियों से। तो ये जो संघर्ष है वो बड़ा कठिन है, और इस बार जो वोटों का जो अंतर जो रहेगा वो बिल्कुल समझिए कि एकदम 19-20 जैसी स्थिति बनती चली जा रही है। बिल्कुल नागेंद्र जी, दिलचस्प होगा देखना, क्योंकि इस बार जो है दोनों ही पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरी थी। तो अब ये तो 3 तारीख को पिक्चर क्लियर होगी। अनुभव जी, अब बात करेंगे रायपुर नगर विधानसभा सीट की, या रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट भी जिसे कहते हैं। ब्रजमोहन अग्रवाल एक बड़ा नाम है बीजेपी का, 7 बार से वो कंटिन्यू जीतते आ रहे हैं, काफी अच्छा वर्चस्व रखते हैं, और जो है हाई प्रोफाइल सीट है रायपुर नगर, और इसमें बीजेपी का दबदबा है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरे जो विधानसभा क्षेत्र है वो रायपुर दक्षिण ही है, तो मैं वहां का एक वोटर हूं ही। तो मैंने वहां पे फर्स्ट हैंड, आज से नहीं कई विधानसभा के चुनावों से देखा है, अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा है कि किस प्रकार से वहां काम हुए हैं कि नहीं हुए हैं, किस प्रकार का विकास हुआ है, क्या नहीं हुआ है। इतने चुनाव जीतने के बाद भी, इतने बड़े मंत्री पद मिलने के बाद भी उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र को बिल्कुल नकारा है, और वहां पे कोई कल्याणकारी कार्य, कोई खास ऐसा होता तो बार बार उन्हें है। नहीं चुना जाता ना अनुभव जी, ये बात तो हम मैं आपको जवाब देता हूँ ना, मैं आपको बताता हूँ, जवाब वही दे रहा हूँ, सुन लीजिए पूरी बात। उन्होंने काम नहीं किया। उनके चुनाव जीतने की अगर आपको स्ट्रैटेजी देखनी है तो बस एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देखता हूं कि 2018 का या 2013 का या पीछे का भी आप चुनाव आयोग की जो रिपोर्ट होती है एक बार वो निकालिए, और उसके बाद जो डिटेल लिस्ट रिपोर्ट आती है हर एक विधानसभा की, उसमें रायपुर दक्षिण का मैं आपको 2018 का ही उदाहरण देता हूं, पीछे तो छोड़ दीजिए। 2018 आम चुनाव जो पूरे देश में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सब जगह हुए थे, किसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में इससे ज्यादा प्रत्याशी जितने रायपुर दक्षिण में खड़े हुए थे 2018 में, उससे ज्यादा पूरे देश में कहीं नहीं हुए थे। एकदम आपको गिनती बताऊं तो 48 प्रत्याशी खड़े हुए थे, मोटा मोटी बोल दें तो 50। और उन 48 को खड़ा करने के पीछे जो उनकी रणनीति रहती है, किस प्रकार से वोट बांटने का प्रयास करते हैं, किस प्रकार से पैसे लेके लोगों को खड़ा करते हैं, ये पूरे रायपुर की जनता और रायपुर दक्षिण की जनता जानती है। इस विधानसभा चुनाव की बात करेंगे तो महंत रामसुंदर दास जी के पक्ष में जो लहर चली है, न केवल कार्यकर्ताओं में, जनता के बीच में जो उत्साह मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने अपने अड़ोस पड़ोस में देखा है, वो बहुत ही उत्साहजनक है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार रामसुंदर दास जी प्रचंड बहुमत से वहां पे भी अपनी मुझे ऐसा लगता है कि जनता जब किसी प्रत्याशी को 7 बार लगातार जो है विधायक बनाती है, और ऐसा नहीं है, जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में था तब भी वो लोकप्रिय थे और तभी से वो जीतते आ रहे हैं। 1990 से जो है उनका अच्छा खासा नाम चल रहा है। हालांकि अभी तो देखने वाली बात होगी। एहतराम जी, क्या कहेंगे आज, क्या कहेंगे आप? ब्रजमोहन अग्रवाल क्या फिर से दमखम के साथ इस बार चुनाव जीत सकते हैं? जनता क्या फिर से उन पर विश्वास जताएगी? अस्मिता जी, 1990 से राजनीति में, सक्रिय राजनीति में आए और 1990 से लगातार आज तक विधायक बनते रहे। विभाजित मध्य प्रदेश में मंत्री का भी दायित्व उन्होंने निर्वहन किया, और रायपुर राजधानी में एक अलग नाम है, और रायपुर राजधानी में जो काम हुआ उसमें ब्रजमोहन अग्रवाल जी का भी श्रेय जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो रायपुर दक्षिण की जो जनता है वो पढ़ी लिखी जनता है, लगातार 7 बार और अच्छे मतों से विजयी बनाते आ रहे हैं। कहीं न कहीं उनकी योग्यता है, उनकी मिलनसारिता है, उनकी काम करने की क्षमता है, उस क्षेत्र को विकास करने की क्षमता है, इसीलिए रायपुर की जनता उसको लगातार चुनते आ रही है, और निश्चित रूप से 8वीं बार भी उसको अच्छे मतों से विजय हासिल होगा। अभी हमारे कांग्रेस प्रवक्ता छोटे भाई बोल रहे थे कि 40-48 लोकतंत्र में कोई भी प्रत्याशी, कितना प्रत्याशी खड़ा हो सकता है विधानसभा में। विधानसभा के हमारे इस प्रदेश के किसी भी नागरिक को अधिकार है, हम कितना प्रत्याशी उस मैदान में उतर सकते हैं। उसमें ब्रजमोहन अग्रवाल जी के ऊपर आरोप लगाना बिल्कुल बेबुनियाद है। ठीक है, अनुभव जी शायद जवाब देना चाहते हैं। ज्यादा होते तो उसका उनका फायदा उनको क्यों मिलेगा? जनता जानती है। ठीक है, जवाब लेते हैं उनसे। जी अनुभव जी, लोकतंत्र में ये राइट है हमारा।
एतराम साहू जी जो कह रहे थे कि जितने प्रत्याशी चाहे खड़े हो सकते हैं, बिल्कुल स्वाभाविक बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आर्टिकल 324 और 326 में इस देश के संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है कि 200, 500, 2000 लोग भी खड़े हो जाए तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस प्रकार की रणनीति बृजमोहन अग्रवाल जी वहां पे करते हैं, जो भी वहां वोटर जाता है, वहां पे जब वो वोट डालने जाता है तो जो बाहर सूची लगी रहती है कैंडिडेट्स की, वो एक बार अगर वो देख लेगा तो मैं क्या कह रहा हूँ वो बिल्कुल जनता तो समझदार है ना सर, जनता को तो पता है कि किसे वोट देना है। मैं वही बता रहा हूँ। एक दूसरी बात, उनके मिलनसार होने की जो बात कर रहे हैं एतराम साहू जी, तो इसको मैं बिल्कुल स्वीकारूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे कांग्रेस के हो चाहे भाजपा के हो। नागेंद्र जी क्या कहेंगे आप? रायपुर दक्षिण विधानसभा सबसे ज्यादा हॉट सीट मानी जाती है और यहाँ पर अगर हम समीकरणों की बात करें तो यहाँ पर सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं, एजुकेटेड क्लास रहता है यहाँ पर। क्या कहेंगे आप? लगातार 7 बार बृजमोहन अग्रवाल को जो है विधायक के तौर पर जनता पसंद कर रही है, इस बार क्या लगता है? देखिए, बृजमोहन जी जो है वो छात्र राजनीति से राजनीति में आए हैं, तो उनका अनुभव बहुत अच्छा है, उनके साथ एक पूरी टीम काम करती है और वो 7 बार से अजय योद्धा हैं। तो उन्होंने क्षेत्र में काम किया है, लोगों के बीच उनकी एक पकड़ है, आम जनता के बीच, और वो मुझे लगता है कि उनका जो जनसंपर्क है वो इतना तगड़ा है कि मैं कह सकता हूँ कि एक एक व्यक्ति को वो समझते हैं और किसी भी परिस्थिति में, सिर्फ अपने विधानसभा क्षेत्र की बात नहीं, बीजेपी ने हमेशा उनको अनेक चुनाव में चुनाव प्रबंधन के महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है और एक उससे हमेशा सफल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस चुनाव में भी, अब जैसा कि अभी अनुभव जी कह रहे थे, तो ढेर सारे प्रत्याशी, कितनी भी बड़ी लिस्ट हो जाए, आम मतदाता जो है ना अब वो पहले जैसा नहीं है, इतना अबूझ और नादान नहीं है, वो सारी लिस्ट खारिज करता है। और हम प्रचार में भी देखते हैं कि जो खड़े होते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो प्रचार कर पाए, वो मुझे लगता है कि सीमित अपने 10, 15, 20 लोगों तक की इनकी बात रहती है और ऐसा लगता है कि वो सिर्फ एक टोकन के बतौर खड़े हैं, तो वो वोट को काट नहीं सकते। मुझे तो लगता है वो खुद अपने आप को भी वोट न दे पाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। तो ये एक सामान्य सी चीज है। तो अब टक्कर जो है सीधे सीधे कांग्रेस और बीजेपी के बीच इस सीट में है और यहाँ अप्रत्याशित रूप से अचानक खड़े किए हैं महंत जी, बहुत सोच समझ के कांग्रेस ने उनको प्रत्याशी बनाया है, क्योंकि रायपुर दक्षिण में एक बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है दूधाधारी मठ, उसके वो महंत हैं और उनका भी इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा पकड़ है। तो इस बार थोड़ी सी दोनों के बीच जो टक्कर है वो बड़ी मजबूत टक्कर है। बिल्कुल, और अब ये देखना खास होगा क्योंकि 7 बार जो है बृजमोहन अग्रवाल विधायक रह चुके हैं, रामसुंदर दास जी जो है 2 बार विधायक रह चुके हैं, तो मुकाबला जो है काफ़ी ज़्यादा कड़ा है क्योंकि 2 बार जनता ने उन्हें भी मौका दिया। तो इस बार जो है अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ परिणाम सामने निकल कर आते हैं। अब हम बात कर लेंगे नवागढ़ विधानसभा सीट की। नवागढ़ भी एक काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोफाइल सीट है। एतराम जी, 2018 में जनता ने आपकी पार्टी पर भरोसा जताया था, भीमा मंडावी जी एमएलए नियुक्त हुए थे, लेकिन 2019 में हुए उपचुनाव में कहीं ना कहीं आपकी पार्टी हार गई थी। क्या वजह आपको लगती है? दंतेवाड़ा सीट की बात कर रहे हैं? नवागढ़ से भीमा मंडावी जी और फिर उनकी नहीं, वो तो दंतेवाड़ा से थे भीमा मंडावी जी। नहीं सर, नवागढ़ से ही थे भीमा मंडावी जी, फिर देवती वर्मा जी कर्मा जी को यहाँ से 2019 में टिकट दिया गया था। जी, नागेंद्र जी से कंफ्यूजन। ठीक है, मेरा कंफ्यूजन होगा, माफ कीजिएगा। गुरुदयाल बंजारे वर्तमान में आपने टिकट उन्हें दिया है, मेरा कंफ्यूजन था, माफ कर दीजिएगा मुझे। ठीक है, क्या कहेंगे आप नवागढ़ में इस बार क्या कुछ? देखिए, नवागढ़ में रुद्र गुरु जी पहले अहिरवारा विधानसभा से विधायक बने थे और मंत्री बने थे। क्या कारण हो गया कि उनको अपने विधानसभा क्षेत्र बदलना पड़ा और रुद्र गुरु को नवागढ़ क्षेत्र से लड़ना पड़ा। वहां हमारे दयालदास बघेल जी चुनाव लड़ रहे हैं। दयालदास बघेल जी सीनियर विधायक है और उस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता है और भारतीय जनता पार्टी उस क्षेत्र में अच्छे वोटों से विजय हासिल कर रही है। दयालदास बघेल जी का उस क्षेत्र में और पूरे विधानसभा क्षेत्र में, उस जिले में भी दयालदास बघेल जी का अच्छा रहा है और वो
प्रत्येक व्यक्ति के उस क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम करते आ रहे हैं। इसलिए रुद्र गुरु जी वहां नए जाके चुनाव लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से यह दयाल दास बघेल जी की अच्छे वोटों से जीत होगी। ठीक है, क्या कहेंगे आप अनुभव जी? आपने गुरु रुद्र कुमार जी को उतारा है और कहीं ना कहीं लोगों में काफ़ी ज़्यादा उनके प्रति जो है श्रद्धा हम कह सकते हैं। एक अलग अगर हम जातीय समीकरण की भी बात करें तो अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र है, तो ऐसे में क्या लगता है आपको इस बार क्या जनता उन पर भरोसा जता पाएगी? देखिए, जनता जो है कांग्रेस की सरकार के साथ जिस प्रकार से 5 सालों में कार्य हुआ है, आदिवासियों बहुल्य क्षेत्र की बात हो तो आदिवासियों के लिए जिस प्रकार की कल्याणकारी योजना हमारी सरकार ने चलाई है, जो स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए थे वो हमने खोले हैं, दाई दादी क्लिनिक हो और न जाने बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो हमने आदिवासियों के लिए चलाई हैं, जिनका जो विश्वास है वो हमारे साथ है। और हमारे प्रत्याशी जो है उन्होंने लगातार वहां पे 5 सालों तक काम किया है और जनता ने वो चीज देखी है। उनके सुख दुख में खड़े बैठे रहे, उनका साथ निभाया है, जनता के साथ कदम से कदम मिला के चले हैं। और इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जनता इस बार भी पूरे विश्वास के साथ कांग्रेस को ही विजयी बनाएगी। ठीक है, अब दंतेवाड़ा सीट की बात कर लेते हैं। मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था नामों को लेकर। दंतेवाड़ा से एतराम साहू जी, 2018 में मेरा फिर से वही सवाल कि बीजेपी पर भरोसा जताया था जनता ने, लेकिन 2019 के उपचुनाव में कहीं ना कहीं आपकी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। सिंपत्ति कार्ड के तौर पर आपने भीमा मंडावी जी की पत्नी को वहां से उपचुनाव लड़ाया था, मगर क्या ऐसा लगा जनता को? क्या लगता है कहां आपकी कमी रह गई जो फिर से कांग्रेस वहां पर आ गई? अस्मिता जी, जनता जनार्दन है और जनता के जो निर्णय है उसको तो हमको स्वीकारना पड़ेगा। भीमा मंडावी जी पहले विधायक थे, एक हादसे में उसका निधन हो जाने के कारण उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में यह सीट कांग्रेस को गया। अभी देवती कर्मा जी जो विधायक थी, उनके पुत्र चुनाव लड़ रहे हैं, छविंद्र कर्मा जी, और हमारे भारतीय जनता पार्टी से चैतराम अठामी जी चुनाव लड़ रहे हैं। बस्तर क्षेत्र में जो विकास हुआ था भारतीय जनता पार्टी के समय में, और जो आदिवासी बाहुल एरिया और आदिवासी समुदाय को जो भारतीय जनता पार्टी ने जो सुविधाएं दी, जो उनके सुविधाओं का ध्यान रखा, शिक्षा, स्वास्थ्य और सारे मामलों में भारतीय जनता पार्टी ने उस क्षेत्र का ठीक है, समय कम है। अनुभव जी की भी प्रतिक्रिया ले लूंगी। अनुभव जी, छविंद्र कर्मा जी को आपने टिकट दिया है, पिछली बार उनकी मां को जो है उनकी माताराम को यहाँ से चुनाव में उतारा था, लेकिन इस बार बेटे पर विश्वास जताया है। और इस बार काफी दिलचस्प बात यह भी है कि वोट परसेंटेज भी अच्छा हुआ है, पिछले बार के मुकाबले जो है 21% ज्यादा यहाँ पर मतदान हुआ है। क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूंगा कि चुनाव के पहले, चुनाव की जब टिकट वितरण हो रहे थे उस दौरान कैसे भीमा मंडावी जी की जो शहादत हुई थी, किस प्रकार से भारतीय जुमला पार्टी ने उसका अपमान किया था, और उनकी जो सुपुत्री है उनका वीडियो कितना वायरल हुआ था, जिसमें वो बहुत दुखी थी और रो रही थी कि उनकी माता जी को जिन्होंने घर परिवार संभाला और उस क्षेत्र को संभाला, उनको इन्होंने टिकट नहीं दिया। अब लेकिन आदिवासी क्षेत्र के हिसाब से अगर आप देखेंगे, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के हिसाब से, तो 4200 एकड़ जमीन इन्होंने जो हड़पी थी, इन्होंने नंद कुमार साय का तक अपमान किया था, आदिवासी नेता का। चरण पादुका योजना में इन्होंने कितनी हेरफेर की थी, एक चप्पल 5 नंबर देते थे, एक नंबर 7 नंबर देते थे। इस प्रकार से इन्होंने स्कूल कॉलेज बंद किए। हमारी सरकार आने के बाद चाहे आदिवासी पर सम्मान निधि हो, चाहे ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना हो, चाहे वहां कॉफी का उत्पादन करना हो, चाहे 35 साल बाद जो इन्होंने स्कूल कॉलेज बंद किए थे वो हो, चाहे वनोपज संग्राहकों को उनका सही उचित दाम देना हो, 4000 रुपए, लोहारीगुड़ा की जमीन वापस करने की बात हो, ये सब हमारी सरकार ने किया है। तो जनता का विश्वास हमारी सरकार के साथ बिल्कुल बना हुआ है और वहां पे भी दंतेवाड़ा तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नागेंद्र जी से मैं थोड़ी सी प्रतिक्रिया ले लूंगी, हमारे पास समय कम है। नागेंद्र जी, दंतेवाड़ा विधानसभा अभी डेवलप जरूर हो गई है, मगर नक्सलवाद जो है कहीं ना कहीं अभी भी यहाँ पर कायम है, नक्सली प्रभावित इलाका ये अभी भी इसे माना जाता है। और इस बार जो मुकाबला है काफी ज्यादा कड़ा है, जैसे कि पिछले बार जो है चुनाव में जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया, उसके बाद जो है जनता का रुख बदल गया, फिर कांग्रेस को एक बार फिर से मौका दिया। इस बार क्या लगता है? ये सीट भी सीता जी थोड़ा सा टफ होने जा रही है। ये दंतेवाड़ा जिला छोटा है, विकास भी इसमें असीमित संभावना है, और बीजेपी ने इस क्षेत्र में बहुत विकास किया है जब इसको छोटा सा जिला बनाया, तो तमाम दिक्कतें दूर की। लेकिन अभी भी ये नक्सल समस्या से जूझता हुआ क्षेत्र है। इस क्षेत्र में
मुझे लगता है कि प्रत्याशी के चयन में दोनों पार्टियों ने अपने अपने तरफ से बहुत सारी चीजों में कहीं उनकी कमजोरी लगती है, लेकिन बावजूद इसके ये क्षेत्र जो है टफ होता चला जा रहा है, क्योंकि जो वोट जिस तरीके से यहाँ प्रतिशत में बढ़े हैं वो थोड़ा सा एक तरीके से समीकरण को कंफ्यूज कर रहा है कि ये पक्ष में बिल्कुल। किसके जा रहा है। चलिए, अब ये कांग्रेस देखने के वाली या बात होगी बीजेपी के? नागेंद्र जी, हमारे पास समय कम है तो इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ की 4 हॉट सीट पर अभी हमने चर्चा की, जिस पर जो है इस बार मुकाबला काफी ज्यादा कड़ा हमें देखने को मिल रहा है और मुकाबला जो है बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही यहाँ पर कड़ा है। दोनों ही पार्टी जो है अपनी अपनी जीत की यहाँ पर बात कह रही है और बहुमत से जीत हासिल करने की बात यहाँ पर हमारे प्रवक्ताओं ने कही। अब ये तो आने वाली 3 तारीख को ही पता चलेगा कि जनता ने जो है किस पर भरोसा जताया है और किसकी सरकार जो है कौन सा प्रत्याशी इस सीटों पर जीत कर बनता है और किसकी सरकार जो है छत्तीसगढ़ में बनती है। तो आने वाली 3 तारीख को ही पता चलेगा और 3 तारीख को अनादि टीवी भी आपको जो है पूरे लाइव अपडेट्स देगा चुनाव के पल पल की, तो जरूर जुड़ेगा। फिलहाल सत्ता का महासंग्राम में इतना ही। दीजिए हमें इजाजत, देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।